जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक में। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए, और इस वीडियो में आपको 50 ऐसे सवाल करवाने वाले हैं जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल छपेंगे। 50 ऐसे दामेदार प्रश्न आपको करवाने वाले हैं साथियों, जो कि सीधे आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा। इस वीडियो के अंदर आपको वैसे सवाल करवाने वाले हैं जो कि सीधे 1 जून से 15 जून के बीच जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, सीधे उसमें यही प्रश्न छपेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वह किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें 50 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जो बच्चा इसमें से 30 प्लस प्रश्न सही कर देगा, उनका मानो कि यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पर हम एक टारगेट लेकर चलते हैं कि 30 प्लस प्रश्न आपको सही करना है। तो आज का आपका पहला प्रश्न कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वह किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जैसा में आप सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद्र के याद में, यानी उनके जन्म दिवस पर हम लोग प्रत्येक साल 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में कभी कभी पूछता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आप याद रखोगे, जो जो सवाल यहाँ से बनेंगे मैं वो आपको करवा देता हूं, ठीक है। आप अच्छे से कवर करोगे जो कि आपके पेपर में बनेगा। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था, आप बिल्कुल सही करोगे, 1928 में जीता था। भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था साथियों, 1928 में जीता था। आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, यहां से यह भी सवाल पूछा जाता है कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया है, तो आप बिल्कुल सही करोगे, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि पहले एक रत्न पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी, लेकिन उस खेल का मतलब जो पुरस्कार है उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार कर दिया गया है। आपके पेपर में पूछेगा द गोल, आपके पेपर में पूछेगा द गोल आत्मकथा किनका है, द गोल आत्मकथा किनका है, क्योंकि ये प्रसिद्ध है, आपके पेपर में पूछेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, मेजर ध्यानचंद्र को द गोल आत्मकथा है। द गोल आत्मकथा किसका साथियों, मेजर ध्यानचंद्र का है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा। फ्लाइंग सिख किन्हें कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहां से सवाल बनेंगे, आप लोग जवाब देते चलिएगा। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, आपके पेपर में पूछा जाएगा साथियों। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 50 में से 1-2 सवाल आपको यही देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जो खेल से मैंने आपको सवाल बताया, यहां से एक प्रश्न आपके आर्मी अग्निवीर में हूबहू देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, आप बिल्कुल सही करोगे, फिरोजा शाह तुगलक ने लाया था। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। यहां पर हम बिल्कुल देख रहे हैं कि काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फिरोजा शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल ये भी पूछता है कि दिल्ली में जो जौनपुर शहर है, दिल्ली में जो जौनपुर शहर है उसका स्थापना किसने किया था, दिल्ली में जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। आप याद रखोगे, जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये सब आने वाला प्रश्न है जो मैं आपको स्टार मार्क करके बता रहा हूं, ठीक है। अगला नंबर सवाल पूछेगा, सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे, जजिया कर किसने लगाया था। आप बिल्कुल सही करोगे, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है ना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, एकदम युद्ध से आपके पेपर में एक प्रश्न कंफर्म है, तो आप इसको अच्छे से कवर करोगे। जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, सबसे पहले तो यहां से एक प्रश्न आपको याद होगा साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। यह पृथ्वीराज और किसके बीच लड़ा गया था साथियों, आप बताना है। यह पृथ्वीराज और किसके बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल
बनेगा। यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। आप बिल्कुल सही करोगे, 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछेगा। और यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो युद्ध हुआ था पलथा में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, तो इसमें किसकी जीत हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, 1194 में आपका चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला सवाल आपके पेपर में बनेगा जो कि इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छे से कवर करोगे। मोहम्मद गोरी का वह कौन सा गुलाम था? मोहम्मद गोरी का वह कौन सा गुलाम था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था? आप सभी को पता होना चाहिए, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया था? ये काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, आप याद रखोगे, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था साथियों? बख्तियार खिलजी ने। आप लोग जवाब देते चलेगा, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं साथियों, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और ये ऑल बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि आपके एग्जाम तक हम जो भी क्लास करवाएं डेली प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए, आपका अगर नंबर बढ़ाना है तो एक दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा देखिए, पढ़ाई तो सब कोई करते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ाई जो करते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक टेस्ट दो, जैसे में हम जो क्लास करवाते हैं उसका मॉक टेस्ट, यानी आप जवाब देते चलेगा, जो हम सवाल करवाएं उसका जवाब देते चलेगा, साथ में कमेंट में भी बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपका नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। चलो, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और किसके बीच हुआ था साथियों, बताइएगा। युद्ध से यहाँ पर एक प्रश्न कंफर्म है, तो आप यहाँ पर अच्छे से कवर कर लो, ऊपर वाला प्रश्न और ये प्रश्न जो बता रहे, यहाँ से एक सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था। मराठा और किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। यहाँ से ये भी सवाल बनता है साथियों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। प्रथम वाला और तृतीय वाला सबसे ज्यादा आपके पेपर में बनता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। देखिए, हम तीनों युद्ध को शुरुआत से आपको बता देते हैं ताकि तीनों युद्ध आपको दिक्कत न हो। सबसे पहले पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, ठीक है ना। पानीपत का कितना युद्ध हुआ था? 3 युद्ध। पहला याद रखोगे 1526 में, पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा जो आपका हुआ था 1556 में। तीसरा हुआ था 1761 में। अब ये तीनों को याद कर लीजिएगा, किन के बीच हुआ था, क्योंकि ये भी सवाल पेपर में बन सकते हैं। प्रथम की बात करेंगे तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, आप याद रखोगे। दूसरा अकबर और हेमू के बीच, दूसरा किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। तीसरा आपका हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तीनों आप याद कर लोगे, वीडियो को रोक कर जैसे भी हो आप याद कर लोगे, स्टार मार्क कर लोगे, ये सब आपके पेपर में पूछेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन का स्थापना किस वर्ष किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। स्वामी विवेकानंद ने जो प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन है उसका स्थापना कब किया गया था? 1897 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है साथियों? पश्चिम बंगाल में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? कोई बच्चे बता सकते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस था, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस था, ठीक है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में पूछेगा स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस था, जो कि आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है ना। चलो, यहाँ से और ये भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है, आप याद रखोगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कोई बच्चे बताएंगे? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, बंगाल का विभाजन 1905 में किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बताइएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में किस
ब्रिटिश वायसराय के काल काल में हुआ था। आपका जवाब पहले आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से एक सवाल बनेगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था साथियों? 1905 में। कौन करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन करवाया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल पूछेगा। लॉर्ड कर्जन ने एक नीति अपनाया था, फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और क्या करो? शासन करो। जैसे में आपके पेपर में पूछता है, फूट डालो और शासन करो का नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। आपके पेपर में पूछा जाता है, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। और यह भी पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में किया था। आप याद रखोगे, बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में रद्द किया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था? आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी तैयारी किया होगा तो इस सवाल का जवाब आप लोग अच्छे से दे सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन को क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं। ये जो शुरू हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था साथियों? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाता है यहाँ से जो जैसे में असहयोग आंदोलन जो आपका हुआ था, यह हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? 1920 में। असविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। आप याद रखोगे, आपके सीधे पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं तो कहूंगा आप सारे प्रश्नों को रट जाएंगे, क्योंकि ये टॉप लेवल के प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में बनेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? बताइएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम। किस राज्य में स्थित है? असम। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखोगे, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप याद रखोगे। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बाबू, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम आपको कहाँ से ज्वाइन करना है? अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो उधर सर्च मारिएगा जाकर उम्मा जी के ट्रिक। ठीक है, अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9334517119। इस नंबर पर आपको क्या करना है? 9334517119। इस नंबर पर आपको आर्मी अग्नि, चाहे सिर्फ आप आर्मी लिखकर मैसेज करना। क्या लिखकर मैसेज करना? आर्मी। जैसे ही आर्मी लिखकर मैसेज करोगे, मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा। ठीक है ना, उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जो भी क्लास होगा आपको सबसे पहले पता चलेगा, एवं जो भी पीडीएफ रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्विज ये सब करवाना रहेगा, आपको हम ग्रुप में ही करवाएंगे। तो आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आर्मी लिखकर मैसेज कीजिएगा। ठीक है ना, चलो आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आपका अगला नंबर सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से सही करोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? कथकली कहाँ का है? बताइएगा, कथकली कहाँ का हो जाएगा साथियों? यह आपका केरल का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। कथकली किस राज्य का है? तो केरल का। ठीक है ना, या मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी पूछेगा। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा साथियों? केरल का। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछेगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? भरतनाट्यम का। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनता है। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है साथियों? कथक है। क्या है? कथक है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनता है। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा साथियों? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है कि हर्यक वंश के किस शासक को इतिहास में कुनिक के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा, हर्यक वंश के किस शासक को इतिहास में कुनिक के नाम से जाना जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, कुनिक के नाम से किसको जाना जाता है? अजात शत्रु को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक के नाम से जाना जाता है? अजात शत्रु को जाना जाता है। आप याद रखोगे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है,
आप बिल्कुल सही करोगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे, आप याद रखोगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? बिंबिसार थे, आप याद रखिएगा। और यह आपका प्रैक्टिस सेट 1 हो रहा है, तो आप इस चैनल को सभी कोई बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए। पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया था? उदय ने किया था। पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया था साथियों? उदय ने किया था, आप याद रखोगे। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा साथियों? भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, आप बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए कि भारत के सबसे मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा साथियों? कन्याकुमारी। कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। और संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो वह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखोगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या होगा? इंदिरा कौल होगा। क्या होगा? इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु का नाम होगा इंदिरा कौल, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनता है। अगर पूर्वी बिंदु का पूछेगा तो किबिथु। किबिथु पूर्वी बिंदु का नाम है, आप याद रखोगे, वो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। चलो, और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम होता है पिगमेलियन पॉइंट, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलो, और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके सभी कोई बच्चे प्लीज बता देंगे, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो इसमें सुधार करें। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है साथियों? अरावली। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है साथियों? अरावली है, ठीक है। कौन सा है? अरावली है, ठीक है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे ऊंची है, आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, गोदावरी नदी को। कौन सा नदी को? गोदावरी नदी को, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। गोदावरी नदी कहां से निकलता है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाता है। चलो, आपका और ही यहाँ से सवाल बन सकता है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहता है? तो नर्मदा एंड ताप्ती। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहता है? नर्मदा और ताप्ती, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। बी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल सही याद रखोगे। सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, आप याद रखोगे। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, आप याद रखोगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। जो भी सवाल बता रहे साथियों, वो आपके पेपर में बनेगा, ठीक है, आप अच्छे से कवर करोगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ये सब आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, आप अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। चलो, मैं फिर से एक बार सारे प्रश्नों को यहाँ पर रिवीजन कर देता हूँ, काफी सारे बच्चों का काफी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, ठीक है, याद हुआ। आपका अगला सवाल बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, मतलब गंगा को तो पद्मा से जानेंगे, लेकिन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानेंगे? जमुना। ये दो सवाल आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है। चलो, अंडमान को निकोबार से, जैसे में अंडमान को निकोबार से कौन सा डिग्री अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या अलग क्या करता है? अलग करता है। आपका अगला नंबर सवाल है, किस काल्पनिक रेखा को भारत का मानक समय माना गया? बताइएगा, किस काल्पनिक रेखा को भारत का मानक समय माना गया, स्टैंडर्ड टाइम माना गया है? 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर को काल्पनिक रेखा माना गया है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है साथियों? बताइएगा, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा? ओडिशा में। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, आप याद रखोगे। अब मीठे पानी का झील पूछेगा तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? आप याद रखोगे, बुल्लट झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? बुल्लट झील, ठीक है।
चलो, भारत का सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है साथियों? चोलामू झील। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनता है, ठीक है ना, ये सारे आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, वह किस देश में स्थित है? तो आप बिल्कुल सही करोगे, बेंजुआल में। कहाँ में है? बेंजुआल में। आप याद रखोगे, लगभग इसकी ऊंचाई बताई जाती है 979 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी बताई जाती है? 979 मीटर। आप याद रखोगे। यह किस नदी के तट पर है? तो कैरोनी। वहां पर बेंजुआल में एक नदी है, वहीं पर स्थित है, कैरोनी नदी के तट पर, ठीक है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनता है। अब भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है। कौन सा है? जोग जलप्रपात। आप याद रखोगे। यह किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? तो ये शरावती नदी के तट पर है, कर्नाटक में स्थित है। 19 नंबर आपका सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है साथियों? सातवां। कौन सा स्थान है? सातवां। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है साथियों? सातवां। विश्व भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, कुल जगह है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? वो रूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? रूस हो जाएगा। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत का दक्षिण से उत्तर का कुल लंबाई कितना है? तो 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र यानी वेनस हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा? शुक्र को। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र को। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? बताइएगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो भाग 3 को संविधान का आत्मा या मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। आपके पेपर में पूछता है, मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्ट किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को ही मैग्ना कार्ट या संविधान का आत्मा कहा जाता है। यानी अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 आता है इसके अंतर्गत। आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, या यहाँ से और भी सवाल देख सकते हैं आपके पेपर में जो भी बनेगा, ठीक है। और किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ये भाग हो गया ना, किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद का शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, उनके पद का शपथ कौन दिलाता है साथियों? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है? मतलब राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 60 में है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आप याद रखोगे। भारत के सबसे उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। भारत के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आप याद रखोगे, जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, वह किस देश से लिया गया है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 25 नंबर सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब करोगे साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। किसी राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप याद रखोगे 35 वर्ष के उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में मतलब उनको पद या धारण दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका 35 साल उम्र नहीं है, मतलब एक तरफ से आप कह सकते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष आपका होना चाहिए। आपका अगला नंबर सवाल है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? अगर लोकसभा का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका उम्र न्यूनतम होना चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, आप याद रखोगे। थोड़ा हम लोग अब फास्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? एकदम इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 352 के तहत। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। भारत का पहला आपातकाल कब लगा था? 1962 में लगा था। आप याद रखोगे। भारत में पहला आपातकाल कब लगा था साथियों? 1962 में लगा था। आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। आप याद रखोगे। कौन था? आंध्र प्रदेश था। आप याद रखोगे। 1953 में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1953 में। आप याद रखोगे। फजल अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप याद रखोगे। चलो, आपका अगला नंबर, या यहाँ से और भी सवाल बनता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग होकर एक नया राज्य कब बना? तो 2 जून, मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग राज्य कब बना? 2 जून 2014 ईस्वी को। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सवाल बनेगा। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुआ था? तो नागौर के राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइएगा। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसका कार्यकाल 6 वर्षों से 65 वर्ष तक होता है। आप याद रखोगे, मतलब उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन उसका आयु जो है वह 65 वर्षों तक उनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, नई दिल्ली में। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। और सर्वोच्च सेना मतलब तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। आप याद रखोगे। थल सेना के सबसे ऊंचा रैंक को क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरल। आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रत्येक वर्ष भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप याद रखोगे। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। आप याद रखोगे। 26 जुलाई को विश्व कारगिल दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा? बताइएगा, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है सेना के लिए। अगर ऐसे पूछेगा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? वो भारत रत्न हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। 34 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? आप बिल्कुल सही करोगे। उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर। कहाँ में है? उधमपुर। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है ना, आप याद रखना। भारतीय सेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय का है? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए भारत में कहाँ
कहाँ स्थित है साथियों, आपके पेपर में पूछता है खड़कवासला पुणे में है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। 36 नंबर सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, INS अहिरंत है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेंगे। 37 नंबर आपका सवाल है कि थल सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे साथियों, आपका जवाब आना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो जनरल KM करियप्पा, जनरल KM करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ हैं, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। अग्निवीर योजना के तहत सेवा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों, 5 वर्षों का होता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और एशियाई नागरिक कौन थे साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, आप याद रखोगे। इनको 1913 में मिला था, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जो पुस्तक था गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको दिया गया था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका 40 नंबर सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप बिल्कुल सही करोगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, द हैग नीदरलैंड में। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में, ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल यहाँ से बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। 1 मिनट का थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर किनका है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आप याद रखोगे। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सा होता है, रैम होता है, आप याद रखिएगा, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आप याद रखोगे, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। 44 नंबर आपका सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, आप बिल्कुल सही करोगे, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है साथियों, आप याद रखोगे, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, इसलिए हर साल 7 अप्रैल 1948 को क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपका जवाब आना चाहिए, आपके पेपर में बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में। हाल ही में चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है, INS विक्रांत क्या है साथियों, आपको बताना है। तो यह एक प्रकार का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसरो का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है, आप बिल्कुल सही करोगे, बेंगलुरु में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। 49 नंबर सवाल है, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश से किया जाता है, बताइएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा, जापान के सिंगानोया में, ठीक है। चलो, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन वहां किया जाएगा। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से है, CDS, अभी कौन है वर्तमान समय में, जनरल अनिल चौहान है, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना स्कोर कमेंट में कीजिएगा, 50 में से जित जो बच्चों का 30 से प्लस सही हुआ, मानो उनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। कमेंट में सभी कोई बच्चे बताएंगे कितना प्रश्न सही हुआ, साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।